हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंक और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मुझे अपना ITR 4 फाइल करना है। तो ITR 4 कौन फाइल कर सकता है? अगर मेरी सैलरी से इनकम है या पेंशन से इनकम है या मेरी वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन, ठीक है, या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि मैं प्रेजेंटिव बेसिस पर अपनी इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE, या मेरी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू ₹5,000, तो मैं ITR 4 फाइल कर पाऊंगा। अब ITR 4 को कौन फाइल नहीं कर सकता है? अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता, या मेरी ऐसी कोई इनकम है जो कि आउटसाइड इंडिया से है, ठीक है, या फिर मैं कोई लॉस इस साल में क्लेम कर रहा हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, या लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। या फिर मेरा डिपॉजिट से मोर देन 1 करोड़ रुपीज एंड मेरे TDS डिडक्ट अंडर सेक्शन 194N, तो मैं ITR 4 फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइल ITR 4। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे ई फाइलिंग पोर्टल पर। मैंने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन किया। मेरी लॉगिन आईडी मेरा पेन नंबर हो सकता है, मेरा आधार कार्ड नंबर हो सकता है। मैंने अपना पेन नंबर डाला एंड देन कंटिन्यू। मुझे अपना पासवर्ड डालना है। मैं आधार OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड है तो मैं पासवर्ड से लॉगिन कर सकता हूँ। मेरे पास पासवर्ड है तो मैंने अपना पासवर्ड डाला। कंटिन्यू। ठीक है, अब मुझे ITR 4 को फाइल करने के लिए सबसे पहले जाना होगा ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, इन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, मुझे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का लिए असेसमेंट ईयर होगा 2021-22, जो कि करंट ईयर में मैं जो अपना ITR फाइल कर रहा हूँ। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया 21-22 एंड देन कंटिन्यू। अब मोड ऑफ फाइलिंग, मेरे पास दो मोड है ITR 4 फाइल करने के लिए। या तो मैं ऑनलाइन फाइल कर सकता हूँ अपने ITR को, या फिर ऑफलाइन फाइल कर सकता हूँ। आज हम लोग ऑनलाइन देखेंगे। ऑफलाइन करने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियो में, कि हाउ टू फाइल ITR 1, 2, 3, 4 ऑफलाइन। हमने ऑनलाइन सिलेक्ट किया एंड देन प्रोसीड। ठीक है, अगर मैंने ऑलरेडी अपने ITR को कहीं प्रिपेयर कर रखा है तो मैं ड्राफ्ट में वो सेव हो जाता है। मैं यहाँ से रिज्यूम फाइलिंग करके उसमें एडिट करके उसको फाइल कर सकता हूँ, या फिर स्टार्ट फ्रेश न्यू ITR। ठीक है, मुझे अपना ITR फाइल करना है। सिलेक्ट इंडिविजुअल एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, ITR सिलेक्ट किया मैंने, ITR 4, प्रोसीड विद ITR 4, स्टार्टेड। अब मैं किस रीजन से अपने ITR फाइल कर रहा हूँ? क्या मेरी जो टैक्सेबल इनकम है मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है मेरी है 2,50,000, 2,50,000 रुपये से ऊपर अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो वो मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आ जाता है। ठीक है, तो क्या मैं उस केस में अपना ITR फाइल कर रहा हूँ? नहीं। या मेरा डिपॉजिट से एक या एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा। ठीक है, या मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है टूर एंड ट्रेवल पे फॉरेन कंट्री, ठीक है, या तो मेरा खुद का या फिर एनी अदर पर्सन, 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो मैं ITR फाइल कर रहा हूँ। या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मेरा एक्सपेंडिचर है 1 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21, तो नहीं। या फिर इसके अलावा कोई रीजन नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो मैंने सिलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, अब मुझे हर एक डिटेल को कंप्लीट करते हुए जाना है। सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मुझे चेक करना है। ठीक है, प्रोफाइल डिटेल मैंने अपनी चेक की, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार कार्ड, नेम। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना है मुझे तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता हूँ, या फिर कोई डिटेल एड्रेस डिटेल मुझे अपडेट करनी है तो मैं एडिट करके उसमें अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं अपनी सैलरी दिखा रहा हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर कौन है, किस एम्प्लॉयर से मुझे सैलरी मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU। पेंशनर से अगर मुझे पेंशन मिल रही है तो मेरा पेंशन सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, या अदर में अगर मुझे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है तो मैं अदर सेलेक्ट करके अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डाल सकता हूँ।
वैसे डिटेल ITR 4 में नहीं मांगता है। अगर मैं ITR 2 या 3 अगर सैलरी के लिए फाइल करता हूँ तो उस केस में मुझे प्राइवेट एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी होती है, इंक्लूडिंग एड्रेस एंड पेन नंबर एंड अगर TDS कट रहा है तो 10 नंबर का। ओके, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, तो मैंने सेलेक्ट किया अदर। ठीक है, अब मैं किस सेक्शन में अपने ITR को फाइल कर रहा हूँ? अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर 139 सबसेक्शन 4 आफ्टर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ओरिजिनल रिटर्न के अगेंस्ट पे कोई रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, या फिर मैं कोई मेरा रिटर्न डिफेक्टिव हो गया था, मैं उसके अगेंस्ट में रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपने रिटर्न को अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, या मैं किसी नोटिस के अगेंस्ट में अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 148 या 142(1). मेरा फर्स्ट है, मैं बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट है। मैं किस स्लैब रेट में अपना ITR को फाइल कर रहा हूँ, किस रिजीम में अपना ITR को फाइल कर रहा हूँ? अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है, जो कि इसी साल इसको इंट्रोड्यूस किया है। इनकम टैक्स में 2 स्लैब रेट है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। हम आगे इसको लेकर वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वक्त मैंने भी ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो। ठीक है, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC? नो, मैं खुद ही इसको फाइल कर रहा हूँ अपना ITR। ठीक है, मुझे अपनी बैंक डिटेल एक बार चेक करनी है कि रिफंड के लिए मुझे यही चाहिए, यही बैंक, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे और भी अपनी बैंक डिटेल को ऐड करना है, अगर मुझे मोर देन 1 अकाउंट है मेरे पेन नंबर पे, तो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ, एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट एंड देन कंफर्म। ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल या पर्सनल डिटेल में जाके एक बार अपनी बैंक डिटेल चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे एडिट करना है बैंक डिटेल में तो मैं इसको कर सकता हूँ। ग्रोस टोटल इनकम, ये मेरा एक टैब कंप्लीट हो चुका है, मुझे ग्रोस टोटल इनकम के टैब पर जाना है। अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो सैलरी से मेरी कौन कौन सी एग्जाम्पशन है? सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है कि अगर मेरी सेक्शन 10 14(1) में अगर मुझे, तो मैं अमाउंट डाल सकता हूँ कि कितनी मुझे एग्जाम्पशन मिल रही है, अदरवाइज नो। ठीक है, अगर मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड पर मंथ, ओके, या हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, नो, ये मुझे नहीं मिल रहा है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट हाउस रेंट अलाउंस? अगर मुझे HRA मिल रहा है सेक्शन 10 13A में, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने HRA मिल रहा है। एज पर कैलकुलेशंस 40 या 50% ऑफ बेसिक सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो नॉन मेट्रो सिटी, या एक्चुअल HRA एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इनमें से जो भी रिड्यूस अमाउंट होगा कैलकुलेशन के बाद मैं अपना फाइनली HRA डाल सकता हूँ। अगर मेरे को HRA नहीं मिल रहा है तो नो सेलेक्ट। एंड आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस? क्या मुझे LTA मिल रहा है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में? अगर मिल रहा है तो यस, कितना LTA मिल रहा है उसकी उतनी यहाँ डिटेल डाल सकता हूँ। आर एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम्पशन है, कंटिन्यू। सैलरी की डिटेल डालने के बाद अब मुझे अपनी ग्रोस सैलरी की डिटेल डालनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ग्रोस सैलरी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में मुझे कितनी सैलरी मिल रही है? एज पर फॉर्म 16 6,10,000। ठीक है, अगर मुझे कोई परक्विजिट्स मिल रहा है एज पर फॉर्म 12BA तो मैं डाल सकता हूँ परक्विजिट्स कितना है। मैंने डाला फॉर्म 12BA के हिसाब से 5,000 रुपीज़ मेरा परक्विजिट्स है। ओके, एग्जाम्प्ट अलाउंस, ठीक है, इसके अलावा कोई लीव ट्रेवल कंसेशन, कोई भी एग्जाम्प्टेड अलाउंस है जो कि आपको मिला था, जो कि फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो इस सेक्शन में सेक्शन 10 में तो मैं डाल सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर 0 नहीं करूँगा, नहीं तो ये ठीक है। 6,15,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आई है। लास्ट 2 ईयर पहले ये 40,000 रुपये थे, जो कि बढ़कर 50,000 रुपये हो गई है। मैंने उसको यहाँ रिपोर्ट किया एंड देन सेव। मेरी जो टैक्सेबल सैलरी है 5,65,000 देन सेव। अब मुझे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है। हाउस प्रॉपर्टी मुझे सेलेक्ट करना है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा रहा हूँ या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ठीक है, मैंने लेट आउट दिखाया। मोर देन 1 हाउस है तो इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट। ग्रॉस टोटल इनकम मुझे 96,000 का रेंट मिल रहा है। टैक्स अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ लोकल अथॉरिटी को तो मैं लिख सकता हूँ एज पर म्युनिसिपल रिसिप्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल इन बोरोड कैपिटल पे मेरा इंटरेस्ट होगा, मैं वहाँ डाल सकता हूँ। फॉर फाइनेंशियल 2020-21 में मैंने कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, मैंने एस्टिमेटेड डाला कि मेरा 40,000 था। आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से मेरा हाउस प्रॉपर्टी पे लॉस आ रहा है 74,200, जो कि अब मैंने जो सैलरी रिपोर्ट करने वाला हूँ उसके अगेंस्ट में उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल कंप्लीट होने के बाद अब मुझे अपने बिजनेस और प्रोफेशन से मिलने वाली इनकम की डिटेल डालनी है, जिसके लिए मैं अपना ITR फाइल कर रहा हूँ।
ITR 4 फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम अगर मेरी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख तक है, तो मैं इस केस में ITR 104 फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, नेम ऑफ द बिजनेस, मैंने अपना नेम डाला। ओके, बिजनेस कोड मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस कोड में मेरा बिजनेस है, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया 17006 कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशन। ओके, ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, ग्रोस टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट कितना है मुझे, अगर मुझे कैश में मेरा टर्नओवर है फ्रॉम कोचिंग क्लासेस से तो मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, बट प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम मुझे 4480 में मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ 8%। इन केस अगर मुझे कैश में मेरा टर्नओवर है और मिनिमम 6% अगर मेरा बैंक से टर्नओवर है, बैंक में अकाउंट पे चेक, बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, के थ्रू में पेमेंट अगर मुझे मिल रहा है या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर मुझे कोई पेमेंट मिल रहा है, जैसे कि UPI पेमेंट हुआ, ठीक है, तो मैं उस केस में सेक्शन 4480 में अपनी इनकम मिनिमम 6% मुझे रिपोर्ट करना होगा। अगर मुझे बैंक से मिल रहा है, मैक्सिमम मैं 100% कर सकता हूँ। तो मैंने अपने कैश में दिखाया 2 लाख रुपीज़ से मुझे मिल रहा है। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल केस में डाला कि मुझे 2 लाख रुपीज़ मिला। आफ्टर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 1,80,000 मुझे मिनिमम 8%। बिजनेस इनकम रिपोर्ट करने के बाद मेरे पास लास्ट एड है जिसकी डिटेल मुझे यहाँ डालनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मुझे ब्याज मिला है सेविंग बैंक अकाउंट से या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स FD RD या फिर एनी अदर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, अगर मुझे सेविंग से ब्याज मिल रहा है तो मैंने रिपोर्ट किया कि मुझे 15,000 का ब्याज मिल रहा है एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ड्यू एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मुझे कोई डिपॉजिट से इनकम है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे उस पर क्या ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, मुझे अंडर सेक्शन 80TTA में सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे ब्याज पर मुझे मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर मुझे वहीं इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन के केस में इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन है, 50,000 रुपये तक की। मैंने नो किया। डू हैव एनी इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, कोई फैमिली पेंशन नहीं है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, लास्ट ईयर मैंने अपना ITR फाइल किया था, फाइल करने के बाद 22,000 रुपये मेरा रिफंड आ रहा था। फाइनेंशियल 2019-20 के ITR फाइल करने पे 2020-21 में मुझे वो रिफंड जब मिला तो मिलने के बाद मेरा इनकम टैक्स रिफंड आया 23,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹1,000। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट मुझे लास्ट ईयर मिला है वो टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, एनी अदर अगर है तो नो। डिविडेंड इनकम नो, अगर मुझे कोई डिविडेंड इनकम मिली है फ्रॉम शेयर्स म्यूचुअल फंड, अदरवाइज कंटिन्यू। ओके, अब मेरी सभी हेड से इनकम कंप्लीट हो चुकी है एक्सेप्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लिए मेरा ITR 4 नहीं जाएगा, कैपिटल गेन के लिए मुझे अपना ITR 2 फाइल करना होगा। अगर मेरी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से मेरी इनकम है फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, सेल ऑफ शेयर, ठीक, तो मेरी फाइनली ग्रोस टोटल इनकम हो रही है 6,86,800 एंड देन कन्फर्म डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम। अगर मैं अपनी बिजनेस इनकम रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ कंपलसरी डिटेल है जो कि अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस मुझे वो डिटेल सबमिट करनी है। जैसे कि अगर मुझे मेरा कोई सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में ये कंपलसरी नहीं है फिगर, लेकिन फॉर इनकम जो है मुझे इसमें कंपलसरी रिपोर्ट करने की, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर नहीं है। इन्वेंट्री अगर कोई हो तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से डिटेल चेक कर सकते हैं। सन्ड्री डेटर, कैश मैंने 10,000 रुपीज़ कैश में एवरेज मेंटेन करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप फिक्स एसेट्स की डिटेल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, या अदर कोई लायबिलिटी आपकी एडवांसेस है, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, ठीक है, या एनी अदर एसेट्स। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड रिपोर्टेड फॉर GST, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, जो भी कि मेरा GST में मैं अपना टर्नओवर रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास GST नंबर है एज पर GSTR 1 and 3B, ठीक है, तो एज पर GSTR 1 जो मेरा टर्नओवर होगा मुझे यहाँ रिपोर्ट करना होगा। ऑलरेडी मेरा टर्नओवर फॉर्म, अगर मेरा GST नंबर है, GST नंबर पर जो मैं टर्नओवर रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा फॉर्म 26S में मेरा टर्नओवर दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इस पर फॉर्म 26S में अपना टर्नओवर डाल सकता हूँ, या फिर आप अपने GST रिटर्न के हिसाब से अपना टर्नओवर डाल सकते हैं कि आपका टर्नओवर GST रिटर्न में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एनी अदर एग्जाम्प्ट इनकम, एनी अदर एग्जाम्प्ट इनकम में अप टू 5,000 रुपीज़ अगर मुझे एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है तो रिपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर मुझे कोई अमाउंट मिला है, ठीक है। स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में अगर मुझे प्रोविडेंट फंड से अमाउंट मिला है स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड से, तो एग्जम्प्टेड जो सेक्शन 10 है उसकी मैं डिटेल डालूंगा। मैंने डाला है यहाँ पर सेक्शन
एग्रीकल्चर इनकम लेस देन ₹5,000। 8 अगर मैं 5,000 से ज़्यादा मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में फिर मुझे दूसरा ITR फाइल करना होगा और उस ITR में मुझे अपनी एग्रीकल्चर इनकम की डिटेल डालनी होगी पूरी। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड देन कंफर्म। ठीक है, अगर मेरी कोई डिडक्शन है चैप्टर 6A में 80G, अगर कोई डोनेशन पेड किया है PM रिलीफ फंड, तो मैं उसकी डिटेल मुझे डालनी होगी कि मोड ऑफ पेमेंट कैश पेमेंट या फिर बैंक के थ्रू मैंने कोई पेमेंट किया है या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मैंने कोई पेमेंट किया है कोविड में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ेगी। नेम ऑफ द डोनी, पेन नंबर ऑफ द डोनी, एड्रेस ऑफ द डोनी, किसे मैंने इसका पेमेंट किया है, मैंने अननो किया। 80GG को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि अगर मुझे अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने रेंट के जो पेमेंट का एक्सपेंडिचर है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 80GG में, मैक्सिमम ₹60,000। क्योंकि मुझे HRA नहीं मिल रहा है और अभी ना मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ। 80C मैं मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अगर मैंने पेमेंट किया है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या कोई टैक्स सेवर FD में इन्वेस्ट है मेरा टू 5 ईयर लॉक इन पीरियड, तो मैं डाल सकता हूँ। मैंने मैक्सिमम यहाँ पर 1,40,000 रुपये, मेरे 1,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80CCD2? अगर कोई पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, उस केस में 80CCD2 में मैं एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। या 80D में अगर मेरी कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसको लेके हम ऑलरेडी आगे एक वीडियो बनाएंगे, तो हाउ टू क्लेम डिडक्शन 80D। ठीक है, 80E अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव, ठीक है, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है हाउसिंग एजुकेशन लोन का, तो मैं उस केस में 80E में उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो इसमें या एनी अदर टाइप ऑफ एग्जम्पशन 80TTA, मैंने सेविंग बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये का ब्याज दिखाया था, तो मैं ऑलरेडी 10,000 रुपये तक ही क्लेम इसमें कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर मेरा 80CCD1 विद डिडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, NPS में अगर मैंने इन्वेस्ट किया मैक्सिमम 50,000 रुपीज़, इसका अलग से मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। 80CCD1B पेंशन स्कीम, तो मैंने इसमें 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था पेंशन स्कीम में फाइनेंशियल 2020-21 में, तो मैं मैक्सिमम 30,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर पाऊँगा। एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, मैं अपनी चैप्टर 6A की डिडक्शन को एक बार वेरीफाई कर सकता हूँ। 80C में मैंने इन्वेस्ट किया 1,40,000। 80D में मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 80TTA इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। 80TT में मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक की मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। उसके लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, प्लीज़ आप देखिए। 80CCD1B अगर मैंने नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट NPS में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो मैक्सिमम 50,000 तक मैं अलाउ है। मेरी टोटल डिडक्शन है 1,80,000 एंड देन कंफर्म। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप टैक्स पेड। अगर मेरा कोई TDS डिडक्ट हुआ है मेरे एम्प्लॉयर से, ठीक है, या फिर मैंने कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट की है फाइनेंशियल ईयर 20, तो टोटल टैक्स में ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूँ, देन कंफर्म। मेरा कोई TDS और एडवांस टैक्स का नहीं है। ठीक है, अब फाइनल टोटल टैक्स लायबिलिटी में 15,431 रुपये आ रही है। हम लोग एक बार देख लेते हैं वो कैसे आ रहा है। ठीक है, मेरी ग्रोस टोटल इनकम है 6,86,800। टोटल डिडक्शन चैप्टर 6 में मैंने क्लेम की है 1,80,000। ठीक है, 506,800 टोटल इनकम। ठीक है, जिसमें मेरा टैक्स बन रहा है 13,860 रुपये। मुझे 87A की रिबेट नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी टोटल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़, 6,800 रुपये ज़्यादा है। अगर मेरी इनकम 5 लाख या इससे कम है तो उस केस में जो भी टैक्स अमाउंट होगा मेरा, उसकी मुझे फुल्ली रिबेट है अंडर सेक्शन 87A एज पर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है, मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% 554। टोटल टैक्स बन रहा है मेरा 14,414, जिसपे मेरा इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। और
अगर मैंने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया है तो मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा अंडर सेक्शन 234C। ओके, इंटरेस्ट एड करने के बाद मेरा फाइनल टैक्स अमाउंट बन रहा है 15,431 रुपए का, एंड देन कंफर्म। ठीक है, मेरी सभी डिटेल यहाँ कंफर्म हो गई है और मुझे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद मुझे अपना चालान का अगर पेमेंट करना है 15,430 रुपए का, तो यहाँ पे नाउ करके मैं सीधे NSDL की साइट पर जाके चालान 280 मुझे फाइल करना होगा। ओके, हमने ऑलरेडी 280 कैसे फाइल करते हैं, कैसे चालान को प्रिपेयर करते हैं और चालान कैसे बनाते हैं, कैसे मोड ऑफ पेमेंट, तो हमने ऑलरेडी इसको लेके एक वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं। प्रीव्यू, अब मुझे अपने रिटर्न को एक बार प्रीव्यू करना है फाइल करने से पहले। आफ्टर जब मैं अपनी चालान डिटेल सबमिट कर लेता हूँ तो इसके पहले मुझे अपनी एक बार वेरिफिकेशन डिटेल को चेक करना होगा, नेम, फादर नेम, ठीक है, पेन नंबर, एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू। जैसे ही मैं अपने प्रोसीड टू प्रीव्यू करता हूँ तो मेरा ITR 4 जो फॉर्म में सबमिट करने वाला हूँ वो निकल कर आ जाता है। मैं चाहूँ तो इसे डाउनलोड कर सकता हूँ या इसको प्रिंट दे सकता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे मेरी कंप्लीट डिटेल बताएगा, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, पेन नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल। मैं एक बार फाइनली चेक कर सकता हूँ बिफोर सबमिट रिटर्न। प्रोसीड टू वैलिडेट, जब मैं जैसे अपने रिटर्न्स को प्रोसीड टू वैलिडेट करूँगा, प्रोसीड टू वैलिडेट करने के बाद मेरे पास मेरा रिटर्न सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद मुझे अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करना है। जब मैं अपने रिटर्न को फाइनली ई-वेरीफाई करूंगा तो ई-वेरीफाई करने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। या तो मैं अपने आधार कार्ड OTP के थ्रू ई-वेरीफाई कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करके ई-वेरीफाई कर सकता हूँ, या बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट से मुझे ई-वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होगा। सेम मुझे डीमेट अकाउंट को अपने प्री वैलिडेट करना होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा हाउ टू फाइल ITR 4। 15 अगस्त 2021 से मैं इनकम टैक्स की बेसिक टू एडवांस एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर हम थ्योरी के साथ हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसका देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।